नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। क्लास 10th का अर्थशास्त्र मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। क्लास 10th के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की पुस्तक का चौथा अध्याय अभी चल रहा है। चौथे अध्याय में 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। छठा वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं। इस छठे भाग में जिन टॉपिकों पे आज चर्चा मुझे करनी है वो मात्र 2 टॉपिक हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है सहकारिता, जिसको कॉपरेशन भी कहते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है वो है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इस दोनों टॉपिक के खत्म होने के बाद ये अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से मैंने 10th क्लास का सोशल साइंस का चारों सब्जेक्ट लगभग डाल चुका हूँ। चौथा जो अर्थशास्त्र अभी चल रहा है, और भूगोल, इतिहास, नागरिक पूरा समाप्त हो चुका है। पूरे वीडियो को मैंने हर एक अध्याय को बताया है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी एक सीरीज डाला हुआ है। तो इस साल जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद ये पूरा वीडियो होने जा रहा है। तो आप ध्यानपूर्वक आज के इन टॉपिकों को समझने की कोशिश करें। पहला जो टॉपिक है आज का अर्थशास्त्र का वो है सहकारिता, कॉपरेशन। सहकारिता क्या होता है, लिखी हुई चीज़ को आप पहले समझ लीजिए और आपको परीक्षा में आएगा क्वेश्चन कि सहकारिता क्या है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है, सहकारिता क्या है, या हो सकता है पूछे कि सहकारिता के भारत में सहकारिता के विकास को बताएं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कई उठ सकते हैं। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह से भी प्रश्न आते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है, और इसके विभिन्न पक्षों से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो टॉपिक सहकारिता, कोऑपरेशन, ये क्या होता है इसको समझिए। सहकारिता का अर्थ एक साथ मिलजुल कर कार्य करना है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता अर्थात कॉपरेशन कहलाता है। सहकारिता के लिए एक स्लोगन विकसित है। क्या है यह स्लोगन, या क्या है सिद्धांत सहकारिता का मुख्य? तो सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, ये सहकारिता का मुख्य सिद्धांत है। अब ये था सामान्य सा परिचय, सहकारिता क्या है। अब इसको व्यवहारिक तरीके में समझिए। जब 2, 4, 10 व्यक्ति मिलकर अपना एक संगठन बनाते हैं जिसको वो कुछ नाम देते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई संगठन या वीर कुंवर सिंह संगठन, इस तरह से संगठन जब बनाते हैं, कुछ पैसे भी आपस में मिलाते हैं, और उन पैसों की मदद से या उन पैसों के इकट्ठा होने से जो मोटी पूंजी बनती है, उनसे वो सबके हित के लिए, सबके वृद्धि के लिए, सबके विकास के लिए कुछ रोजगार करते हैं। अब वो रोजगार कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का जो एक्टिविटी है वो सहकारिता कहलाता है। साथ मिलके कार्य करना सहकारिता कहलाता है। अब इस सहकारिता में मुख्य रूप से क्या करना है, तो मिलजुल के समान आर्थिक विकास के लिए काम करना है, और ये बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक है, यानी कि आपकी इच्छा पर केंद्रित है। आपकी इच्छा करे तो ऐसे संगठन से जुड़िए, न इच्छा करे मत जुड़िए। तो गरीब या निचले तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जिनकी कमाई कम है और जिनकी इच्छा अमीर बनने की है, जिनकी इच्छा अमीरों जैसी सुख सुविधाएं पाने की है, उनके लिए सहकारिता बहुत ही बेहतरीन एक तरीका है जिसके माध्यम से वो आर्थिक, उनकी जो विपन्नता है, जो आर्थिक तौर पर वो कमजोर हैं, गरीब हैं, उस गरीबी के कुचक्र से वो निकल सकते हैं। इसी कारण सरकार ने भी सहकारिता पर काफ़ी जोर दिया और इसके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं बनाई, फंड बनाए, और कई ऐसे काम सरकार ने किए हैं। अब मूलतः सहकारिता 3 सिद्धांत पर आधारित है। यानी सहकारिता
का जो आधार है वो 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, स्वैच्छिक जुड़ाव, यानी सहकारिता, अगर कॉर्पोरेशन सहकारिता का गठन करना है, सहकारी संस्था बनाना है, तो अपनी अपनी इच्छा है। जिसकी इच्छा करेगी वो सहकारी संगठन में जुड़ेगा, जिसकी इच्छा नहीं करेगी वो नहीं जुड़ेगा। यानी कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं होता है इस संगठन में जुड़ने के लिए। तो पहला जो सिद्धांत है वो बड़ा ही पाक साफ है और बिल्कुल अपनी आपकी इच्छा पर है। दूसरा जो है वो जनतांत्रिक आधार है और इसमें भेदभाव नहीं है। जनतांत्रिक आधार मतलब जनता का जो तंत्र है, जो जाल है, वही इसका आधार है। यानी कि जनता ही आपस में जुड़कर सहकारी संगठन बनाते हैं और कोई भी भेदभाव नहीं है। जैसे 10 लोग मिलके एक सहकारी संगठन बनाए तो इसमें कोई नीचा, कोई ऊंचा, कोई धनी, कोई गरीब नहीं कहलाएगा। सभी इक्वल रहेंगे, सभी बराबर रहेंगे और जो भी कमाई होगी उन पर सबका समान अधिकार, समान हक रहेगा। ठीक है, तो भेदभाव वाली नीति इसमें नहीं शामिल है। भेदभाव या आर्थिक रूप में विपन्नता, समाज में जो उतार चढ़ाव की स्थिति है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, वो सारा दृश्य इस सहकारिता में नहीं देखने को मिलता है। तो 2 सिद्धांत, स्वैच्छिक जुड़ाव और जनतांत्रिक आधार, भेदभाव नहीं, ये 2 सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है इसका सहकारिता का वो है पारस्परिक सहयोग और सामूहिक लाभ। पारस्परिक सहयोग का मतलब एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है और सहयोग करने से जो लाभ होगा उस लाभ पर सामूहिक लाभ, यानी कि सबको लाभ होगा, सब उसमें हिस्सेदार होंगे। कोई भी समूह बनेगा तो सहकारिता कहलाएगी या सहकारी संगठन कहलाएगा। वो समूह में 5 लोग, 10 लोग तक हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब उस संगठन से में जो लोग पैसा मिलाते हैं, कुछ पैसा बैंक से लेते हैं, कर्ज लेते हैं और उनसे कोई कारोबार करते हैं। अब इस कारोबार से जो भी लाभ होगा उस पर सामूहिक लाभ होगा, यानी सबको लाभ होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बड़ा ही बेहतरीन तरीका है एक गरीबी के कुचक्र से निकलने का, अमीरों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा करने का, अमीरों जैसी सुख सुविधाएं पाने का। बस शर्त यही है कि इन तीनों चीज़ों को, तीनों सिद्धांतों को अक्षरशः पालन करना होगा, तीनों सिद्धांत को आपको मानना होगा। तो सहकारिता ये था जो आपको लिखना है। 3 सिद्धांत भी आप लिखते वक्त लिख सकते हैं कि इसके मूलतः 3 सिद्धांत हैं। अगर ना भी लिखेंगे परीक्षा में तो काम चलेगा। सहकारिता क्या है बस इतनी बातें लिख देंगे तो आपका काम निकल जाएगा। चूंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न आता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में इतना आंसर काफ़ी है। हाँ, एक बात मैं जरूर जोर देकर कहूँगा कि ये जो सिद्धांत है इसका सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए, ये आप जरूर लिखेंगे अपनी कॉपी में या अपने परीक्षा की कॉपी में। यहां से 1 नंबर का सवाल बनता है कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए यह सिद्धांत किससे जुड़ा है। दे देगा ऑप्शन सहकारिता से, दे देगा सेल्फ हेल्प ग्रुप से, या इस तरह के 4 ऑप्शंस बना के दे देगा। आपको मारना है सहकारिता कॉर्पोरेशन से। ठीक है, अब आते हैं जहां से इसमें जीके बनता है। 1 नंबर का सवाल जहां से बनता है वो आता है कि भारत में सहकारिता का विकास किस किस तरह से हुआ। यहां से 1 नंबर का जीके काफी बनता है। तो भारत में सहकारिता का जो विकास है वो कोई एक दिन की घटना नहीं है, रातों रात नहीं विकास हो गया, क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है। आज़ादी के पहले से विकास जारी है, आज भी विकास के कुछ कुछ आयाम जोड़े जा रहे हैं और विकास आज भी इसका जारी है। किस किस तरह से भारत में सहकारिता का विकास हुआ है। शुरुआती दौर में सबसे पहले 1904 में सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ, यानी सहकारिता साख समिति की स्थापना की गई 1904 में। यह प्रावधान लाया गया और इसकी शुरुआत 1904 में कर दी गई। अब इस प्रावधान में यह नियम बनाया गया कि गांव या नगर दोनों में से कहीं का 2 से 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी संगठन बना सकता है और सरकार उसको मान्यता देगी
उसको सरकार ऋण देगी, पैसे देगी स्वरोजगार के लिए, रोजगार करने के लिए, अपना वृद्धि विकास करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत कब? 1904 में सहकारिता की शुरुआत हो गई, यानी सहकारिता नियम आ गया, सहकारिता से संबंधित अधिनियम आ गया। और नियम क्या बनाया गया कि 2 से 5 व्यक्ति नगर का हो या गांव का हो, वो संगठन बना सकता है, सहकारी समिति बना सकता है। उसके बाद 1904 के ही इस अधिनियम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा बेहतरीन किया गया, और 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। उसी का विस्तृत रूप है ये। एक नया अधिनियम आया सहकारिता पर 1912 में, एक नया अधिनियम बना। अब इस अधिनियम में ऋण की सुविधा तो पहले से थी, ऋण की सुविधा पहले से थी, तो इस अधिनियम में ऋण की सुविधा के साथ यानी कर्ज देने के साथ अन्य समितियों का गठन किया गया। राज्य स्तर की समिति बनाई गई, जिला स्तर की समिति बनाई गई, ग्राम स्तर की समिति बनाई गई। तो समितियों का गठन हुआ और ये समितियां विभिन्न क्षेत्रों में फैलाई गई और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, ये कार्य किया गया 1912 के बाद या 12 के अधिनियम के बाद। ठीक है। अब 1912 के बाद सहकारिता अधिनियम को ही या सहकारिता में क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है और कितना विकास की आवश्यकता है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसमें और चीज़ को जोड़ना चाहिए, कैसे और ज़्यादा इसका विकास हो, इस सब के लिए मतलब पूरी सहकारिता पर जो 1904 से 12 तक हुआ था उस सब की समीक्षा करने के लिए 1914 में मैकलेगन, याद रखिएगा ये नाम, मैकलेगन समिति की स्थापना की गई। तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है, मैकलेगन समिति की स्थापना कब की गई? 1914 में। और इसका जुड़ाव किससे है? सहकारिता से है। और सहकारिता की समीक्षा करने के लिए, सहकारिता को समझने के लिए कि अब तक विकास 1904 से लेकर 12 तक कितना हुआ है, इसके लिए मैकलेगन समिति की स्थापना की गई। मैकलेगन एक व्यक्ति का नाम है और उन्हीं के द्वारा या उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ये पता लगाने के लिए कि 1904 से 1912 तक सहकारिता में कितना विकास हुआ है या और क्या खामियां हैं, किन चीज़ों को पूरा करना चाहिए ताकि लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकल पाएं और अपना विकास कर पाएं। 1914 के बाद 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनने के साथ इसका संचालन राज्य सरकारों के पास हो गया। अब 1919 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि सहकारी समितियां जो केंद्र सरकार या देश की जो सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था थी वो देखती थी, उसको चेंज किया गया। यानी 1919 के बाद सहकारी जो संगठनें हैं उसकी देखरेख का जिम्मा प्रांतीय सरकार मतलब राज्य सरकारों के जिम्मे हो गया। राज्य सरकार के पास ये सिस्टम चला गया। आज के समय में राज्य सरकार ही सहकारी समितियों को देख रेख करते हैं, चलाते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के प्रावधान लाते रहते हैं। तो 1919 के बाद सहकारी समितियां राज्य सरकार के पास चली गई, राज्य सरकार उसका अब देख रेख करेगी। उसके बाद 1919 के बाद 1929 में जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, इतिहास पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि 1929 में पूरे विश्व में महान आर्थिक मंदी आई थी। विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी क्या है मैंने इतिहास के उस चैप्टर में बताया है आपको। तो 1929 में जो आर्थिक मंदी आई उसका कुछ असर भारत में भी देखने को मिला और इसका असर सहकारिता पर भी पड़ा। यानी कि सहकारिता जो शाख समितियां थीं उन पर भी इसका असर पड़ा और कुछ दिन तक 1929 के कुछ दिनों तक या कुछ महीनों, कुछ सालों तक सहकारी समितियों का कार्य ठप सा हो गया या उसके कार्य की वृद्धि में कमी आई। परंतु 1929 के बाद 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ ही कृषि के विकास के लिए ब्रांच खोले गए और इसके साथ ही पुनः सहकारी संस्थाओं का विकास होना शुरू हो गया। तो सहकारिता
का जो भारत में विकास है वो इस तरह से है। अब वर्तमान समय में सहकारिता समितियों के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति सहकारी बैंकों द्वारा होती है। अब सहकारी जितनी समितियां हैं उन सब समितियों का जो वृद्धि विकास है या जो पैसा का सोर्स है, सहकारी समितियों का जो वित्तीय आवश्यकता है यानी रुपए पैसे की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सहकारी बैंक बनाया गया है। अब विभिन्न स्तर के बैंक हैं, 3 स्तर के मुख्यतः बैंक बनाए गए हैं, 3 स्तर के, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 3 स्तर का सहकारी बैंक है। कौन कौन स्तर है? पहला जो स्तर है वो है राज्य स्तर पर, राज्य के स्तर पर एक बैंक है जिसको कहते हैं राज्य सहकारी बैंक। फिर जिला के स्तर पर एक बैंक है जिसको कहते हैं जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक। और गांव के स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर एक बैंक है जिसको कहते हैं प्राथमिक सहकारी समितियां। ठीक है, तो इस तरह से 3 ऐसे बैंक हैं, राज्य, जिला। अब आपको पता है ना, मैंने अभी बताया कि ये राज्य के हिस्से में चला गया है, यानी सहकारी समितियों का वृद्धि विकास और उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो राज्य हैंडल करेगी, राज्य देखेगी। तो राज्य ने 3 स्तरों पर उसके विकास या उसकी देखरेख, मॉनिटरिंग, उसके वृद्धि विकास की व्यवस्थाएं 3 स्तर पर की, यानी विकेंद्रीकरण का जो माध्यम है वो 3 है। कैसे कैसे काम करेगा वो 3 स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी समिति, जिला स्तर पर जिला या केंद्रीय सहकारी समिति और ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां। तो इस तरह से सहकारी समिति 3 भागों में, जिला, गांव और राज्य में बटा हुआ है। अब राज्य से जो स्कीम जाएगा वो जिला में जाएगा, जिला से जाएगा वो गांव तक पहुंचेगा और गांव में सामूहिक लोग संगठन बना के सहकारी समिति बनाए हुए हैं और वो इन प्राथमिक सहकारी समितियों से लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, अपना वृद्धि विकास करते हैं, स्वरोजगार खोलते हैं। तो इस तरह से सहकारिता का ये आपके साथ मैंने इतिहास को शेयर किया कि क्या भारत में इतिहास रहा है, सहकारिता क्या होता है, 3 सिद्धांत इसके क्या हैं और किस किस स्तर पर सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। तो इस तरह से सहकारिता लगभग आप समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा कहीं भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षा में इससे ज़्यादा जो जानकारी है, यहाँ इतने ज़्यादा जानकारी से ज़्यादा कहीं कोई प्रश्न नहीं पूछने जा रहा है। तो आप बस इतना चीज़ ध्यान में रखें। उसमें मुख्य बात मैंने आपको बताई, ऑल फॉर ईच और ईच फॉर ऑल, ये सिद्धांत सहकारिता से जुड़ा है। फिर उसके बाद सहकारी साख समिति विधान कब आया है? तो 1904 में। उसके बाद एक और याद रखिए 1914 वाला मैकलेन समिति की स्थापना। और बस बाकी आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है 1 नंबर के लिए। बाकी आप दिमाग में चीज़ों को रखें नॉलेज के लिए या लिखने के लिए। जब आप लिखेंगे तो थोड़ा, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मटेरियल डालता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डालता है, तो उससे पता लगता है कि नहीं ये बच्चा जानकार है, अच्छा लिखता है या अच्छा लिख रहा है, पॉइंट वाइज चीज़ों को बता रहा है, क्रम से बता रहा है। तो एक पॉजिटिव सोच कॉपी जांचने वालों की उस कॉपी के प्रति पैदा होती है और उससे ज़्यादा नंबर मिलता है। कभी कभी बहुत जानकार लड़के होते हैं, अच्छे नॉलेज वाले होते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक चीज़ों को नहीं रख पाते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब इस तरह से 4 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद ऐसे नहीं रख पाते हैं। वो कहीं एक से उठा के डाल देंगे, कहीं का कुछ डालेंगे। तो ज़्यादा नॉलेज के साथ ही, ज़्यादा जानकारी के बाद भी वो अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं। यही कारण है कि कभी कभी आपके बगल वाला लड़का या कम जानकार लड़का अच्छा नंबर ला देता है और ज़्यादा जानकार लड़के अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। तो 2-3 मैटर्स हैं। एक तो है भाई कि अक्षर कैसा है किसका, लिखने का तरीका किसका कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि आप वहाँ पर आप नहीं जा रहे हैं जहाँ कॉपी जांच हो रही है, वहाँ आपकी कॉपी जा रही है। आपकी कॉपी बोलती है कि हाँ हम किस तरह के पर्सन से जुड़े हैं, किस तरह के स्टूडेंट से हम जुड़े हुए हैं, कैसे स्टूडेंट ने लिखा है, कैसा स्टूडेंट है, वो बताएगा, कॉपी बताती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर। स्वयं सहायता समूह, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में SHG और छोटा s लिखा जाता है। SHG अगर लिखा रहे तो आप समझें कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह है।
अब स्वयं सहायता समूह क्या है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न आता है परीक्षा में। लिखना कैसे है वो समझिए। लिखना है आपको, स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों, खास करके महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। अनौपचारिक, जो अपनी बचत और बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के परिवारों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब जरा रियल तरीके से समझिए। स्वयं सहायता समूह, ये गांव के लोग, खास करके महिलाएं, गांव की जो महिलाएं हैं, 15 से 20 की संख्या में आपस में मिलके किसी एक समूह का निर्माण करती है, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं। अब उस समूह का नाम भी दिया जा सकता है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो ये एक स्वयं सहायता समूह बनाती हैं 15 से 20 महिलाएं मिलकर। पुरुष भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं ही इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं आज के डेट में भी। आप भी अपने गांव के आसपास देखिएगा तो बहुत सारे गांवों में स्वयं सहायता समूह बना के महिलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब स्वयं सहायता समूह 15 से 20 महिलाओं ने मिलकर बना लिया। अब इन महिलाओं ने शुरू में कम पैसे आपस में मिलाए, 50 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपया, सब लोग मिलाया। तो अगर 20 महिलाएं हैं और 200 रुपया मिलाती हैं तो कितना हो जाएगा? 20 दूना का 40, लगभग 4000 रुपया। तो 4000 रुपये इकट्ठा हो गए। अब इस 4000 रुपये से वो 20 महिलाएं कोई ना कोई रोजगार वो चालू करेंगी। वो या तो पापड़ बनाने का हो सकता है, या सूजी बनाने का हो सकता है, या सेवई बनाने का हो सकता है, या कुछ और अचार बनाने का रोजगार हो सकता है, किसी प्रकार का टोकरी बनाने का रोजगार हो सकता है, झाड़ू बनाने का रोजगार हो सकता है। इस तरह से 15-20 हजार रुपये में वो अपना एक काम स्टार्ट करती हैं, शुरू करती हैं। उसमें सबको काम बांट दिया जाता है कि आपको जाके कच्चा माल इतना लोग जाके ले आएगा। अब झाड़ू बनाना है तो काट के लाना होगा ना, खजूर का जो कटिंग है वो, या उसकी जो कलमी है, जो नारियल का झाड़ू बनता है, वो मार्केट में कच्चा उपलब्ध होता है, किलो से मिलता है, तो वो लाना है। और बाकी लोगों के जिम्मे होगा कि भाई आपको इसको बनाना है। बाकी के जिम्मे होगा कि आपको ले जाके मार्केट में इसको दुकान देना है। एक किसी के पास होगा कि आप कलेक्शन का काम देखेंगे, यानी कि कौन सा दुकानदार के पास कितना पैसा बकाया है, कब वो देगा, कितना दिया, तो ये सारा कुछ, तो सारा काम आपस में बांट लिया जाता है और बांट के ये काम चालू करते हैं लोग। अब मान लीजिए कि 15,000 या 20,000 रुपया से कोई काम चालू हुआ और अगर 2,000 रुपये फायदा हुआ तो 2,000 को 20 लोगों में बांट दिया जाता है। अब ये 20 लोग को फायदा हुआ, ये तो एक स्तर हुआ जिससे वो बचत कर सकते हैं। अब अगर स्वयं सहायता समूह आप बनाए हुए हैं और स्वयं सहायता समूह को जब फायदा होने लगता है इस सिस्टम से, तो सब लोग अपना अपना बैंक में खाता खोल लेता है या सामूहिक खाता खोलता है। सब लोग मिलके एक अपना ग्रुप का स्वयं सहायता समूह का कोई नाम दे देता है और एक खाता बैंक में खोलता है उस नाम से। अब उस खाते में पैसा जमा होता है, निकलता है, जमा होता है, तो बैंक में एक साख सी बन जाती है और बैंक ऐसे समूह को ऋण देती है, कर्ज देती है। अब इन समूह को कर्ज देगी तो ये समूह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर कर्ज में मिलेगा उन्हें, तो वो उन ज़्यादा पैसों से क्या करेंगे, अपना बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रक्रिया से गरीबी धीरे धीरे सबकी दूर होगी और सबके यहाँ खुशहाली आएगी। तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया। अब देखिए 80 के दशक में ये शुरू हुआ है। 1980 के आसपास स्वयं सहायता समूह धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, लेकिन 1990 के दशक में जब नाबार्ड आया है, नाबार्ड के आने के बाद ये रफ्तार पकड़ लिया, चूंकि नाबार्ड ने ऐसे समूहों को कर्ज देने की व्यवस्था लाई और ये व्यवस्था धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज गांव में प्रत्येक गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। शहरों में भी, नगरों में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं ने बना रखा है। अब ये अगर ऋण लेती हैं बैंक से तो बहुत कम
इंटरेस्ट पर, बहुत कम ब्याज पर इन्हें ऋण मिल जाता है आसानी से। अब इन पैसों पर से वो अपना कारोबार बढ़ाती हैं। तो ये था आपका स्वयं सहायता समूह। अब यहाँ हमने लिखा है एक बचत 25 से 100 रुपया, 25 से 100 रुपया। तो ये बचत जो था, हमने बताया आपको कि 15-20 महिलाएं मिलके चालू की कारोबार। तो कारोबार चालू की तो हो सकता है शुरुआती दौर में 25 रुपया पर डे बचे, या एक महीने में 25 रुपया बचे। ये भी हो सकता है कि 100 रुपया महीने में बचने लगे। तो 15 से 20 माह ये आप नहीं ध्यान में रखें तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। सदस्य आप याद रखें एक नंबर के लिए 15 से 20 सदस्य। और ये जब भी आएगा प्रश्न तो लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। इतना आप लिख दीजिएगा। अगर आता है सीधे कि स्वयं सहायता समूह क्या है, तो आप इतना बस 3 लाइन जो मैंने लिखा है उतना अगर आप लिख देते हैं तो ये आंसर पर्याप्त माना जाएगा, और इस पर आपको 2 में 2 मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपका शुद्धता होना चाहिए, हैंडराइटिंग कुछ ठीक ठाक होनी चाहिए। तो आज 2 टॉपिक्स मैंने ख़त्म किया, और इसी 2 टॉपिक्स के साथ पूरा ये 4 अध्याय समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में मैं इस अध्याय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी निकल के आएंगे मैं डालूंगा, और इसके साथ इस अध्याय की समाप्ति हो जाएगी और हम 5वें अध्याय में फिर प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।